Today started chapter number 3, part 5. This is the last part of this chapter. Rebuilding a world economy, the post-war era. डिप्रेशन के बाद, महामंदी के बाद किस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमी को रिबिल्ड किया गया, उसको पुनः रीएस्टेब्लिश किया गया, इसके बारे में आज हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। 2 decades after the end of the First World War, the Second World War broke out. 2 दशक बाद 1914 से 1918 तक पहला वर्ल्ड वार चला। उसके 2 दशक बाद यानी 20 साल बाद 20 ईयर्स के आफ्टर 20 ईयर्स 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। इट वाज ए फॉट बिटवीन द एक्सिस पावर एंड अलाइज। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन एक्सिस में थे और कौन अलाइज में थे, कौन मित्र राष्ट्र थे और कौन दूरी राष्ट्रों के अंतर्गत आते थे। जर्मनी, जापान, इटली एक्सिस कंट्री थे, दूरी राष्ट्र थे, जबकि अलाइज में होल वर्ल्ड अलाइज में आता था, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत यूनियन वगैरह सारे देश शामिल थे। द वार कंटिन्यू फॉर 6 years ओवर लैंड, ऑन सी, इन द एयर। ये वार 6 साल तक चला। जमीन, सागर, समुद्र और हवा, तीनों जगह ये युद्ध लड़ा गया। एटलीस्ट 60 million पीपल और अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड्स 1939 पॉपुलेशन हैव बीन किल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द वार। इसमें लगभग 60 मिलियन, 60 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ पीपल्स खत्म हुए, जो 1939 की पॉपुलेशन का लगभग 3% था। द वार कॉज्ड ए इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवेस्टेशन एंड सोशल डिस्ट्रप्शन। पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन वाज शेप्ड बाय 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस। युद्ध में भारी मात्रा में आर्थिक तबाही हुई, जिससे सोशल जो डिस्ट्रप्शन है, सोशल जो व्यवधान है, परेशानियां हैं, वो पैदा होने लगी समाज में, क्योंकि पैसे की कमी हो गई थी, इनकम के सोर्स ख़त्म हो चुके थे। युद्ध के बाद जब 1945 में युद्ध ख़त्म हुआ, उसके बाद वर्ल्ड के रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रीएस्टेब्लिश करने के लिए 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया, जो इस वर्ल्ड वार का सबसे बड़ा परिणाम था। नंबर 1 था, द फर्स्ट वन इज दैट द यूएस इमर्ज एज ए डोमिनेंट इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। पश्चिमी विश्व में अमेरिका एक डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के रूप में उभरा, जिसमें यूएस का सबसे बड़ा प्रभुत्व था। यूएस सबसे सुपर पावर के रूप में उभरा। द सेकेंड वाज द डोमिनेंस ऑफ सोवियत यूनियन, और दूसरा था सोवियत यूनियन, सेकेंड कंट्री था जो सुपर पावर के रूप में इमर्ज हुआ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो पूरा विश्व 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक अमेरिका और सेकंड है सोवियत यूनियन, जिसका मेन जो कंट्री था वो था रशिया। अगला है पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। 2 की ब्रेटन वुड जो न्यू हैम्पशायर अमेरिका में सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड सम्मेलन सबमिट हुआ था, उसमें क्या हुआ इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 2 की लेसन वर ड्रॉन आउट फ्रॉम द इंटरवार इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। युद्ध के बाद जो भी समझौते हुए और युद्ध से जो वेरियस कंट्रीज के बीच में ये वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद पूरे विश्व को 2 सबक मिले। उसने 2 लेसन सीखे। नंबर 1, फर्स्ट, मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कम्युनिकेशन। पहला कि जनसंचार के बिना बड़े पैमाने पर उत्पादन को कायम नहीं किया जा सकता, यानी कम्युनिकेशन जरूरी है, तभी उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है और कम्युनिकेशन के लिए उत्पादन जरूरी है। जब तक आप प्रोडक्शन को किसी जगह पहुंचा नहीं सकते कम्युनिकेशन के थ्रू, तब तक प्रोडक्शन का कोई बेनिफिट नहीं है। सेकंड था लेसन रिलेटेड टू कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी प्रत्येक देश की जो इकोनॉमी है वो आउटसाइड वर्ल्ड से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से जुड़नी चाहिए, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। अगला है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? जो न्यू हैम्पशायर में एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये ब्रेटन वुड समिट के दौरान 2 इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए थे, वो कौन कौन से हैं?
The main aim of the post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world. पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम यानी जो युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था कि औद्योगिक दुनिया जो भी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उसमें आर्थिक स्थिरता यानी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी और पूर्ण रोजगार यानी फुली एम्प्लॉयमेंट को बनाए रखना कि लोग बेरोजगार नहीं हो और इकोनॉमिकल कंडीशन महामंदी डिप्रेशन जैसी स्थिति बाद में कभी पैदा नहीं हो। इसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जाएं जो गरीब कंट्रीज़ को लोन दे सके और वे अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर सके। तो क्या होता है देखिए, इट्स फ्रेमवर्क वाज एग्रीड अपॉन द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रेटन वुड इन न्यू हैम्पशायर यूएसए के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड जगह पर जुलाई 1944 में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग थी, उसी के फ्रेमवर्क पे काम कर रही थी, उसी के अकॉर्डिंग उसी के ऑब्जेक्टिव्स पे कार्य कर रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक नाम की दो इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया गया। देखिए, द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF टू डील विथ एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट फॉर इट्स मेंबर नेशन। सबसे पहला तो है कि ब्रेटन वुड सम्मेलन में पहली संस्था बनी थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF के नाम से जाना जाता है। ये क्या करेगा कि जो सदस्य राष्ट्र हैं इसके जो भी मेंबर बनेंगे IMF के, उसके बाद जो अधिशेष बचेगा, जो सरप्लस बचेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बाद, और जो डेफिसिट होगा, घाटा होगा, उससे निपटने के लिए ये IMF उनकी मदद करेगा, जो भी व्यापार घाटा होगा। दूसरी संस्था थी द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक का ये पूरा नाम है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम है। ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट मानने हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, इसमें द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड बैंक का फुल फॉर्म है, वाज सेट अप द फाइनेंस पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। फाइनेंस के लिए यानी पैसे की व्यवस्थाओं के लिए इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड बैंक नाम की एक इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया। IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर रिफर्ड एज ए ब्रेटन वुड ट्विंस, इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड सम्मेलन में समिट में बने थे दोनों, इसलिए इनको ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड ट्विंस किसको कहा जाता है? IMF और वर्ल्ड बैंक को। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। द पास्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज नाउन एज ए ब्रेटन वुड सिस्टम। पिछले युद्धों की जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है ना, उसको ही ब्रेटन वुड सिस्टम के रूप नाम से जाना जाता है कि बाद में किस प्रकार से रिकंस्ट्रक्ट हुआ, इकोनॉमिकल कंडीशन विभिन्न देशों की रिकंस्ट्रक्ट हुई, रीबिल्ट हुई, उसी व्यवस्था को ब्रेटन वुड सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो संस्थाएं बनाई गई, एक IMF बनाई गई और एक वर्ल्ड बैंक बनाई गई। अगला है दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये सिस्टम था फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी मुद्रा की जो करेंसी है उसकी फिक्स रेट होगी, फिक्स प्राइस होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये सिस्टम काम करेगा। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशन इन 1947। IMF और वर्ल्ड बैंक जो बने थे 1944 में, लेकिन इन्होंने फाइनेंशियल ऑपरेशंस यानी फाइनेंशियल कार्य कब से स्टार्ट किए? 1947 से। US हैज एन इफेक्टिव राइट टू वीटो पावर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक। US को सबसे इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक में वीटो पावर मिला। वीटो पावर का मतलब है अगर कोई भी डिसीजन होता है तो उसमें US अगर उस डिसीजन को नहीं एक्सेप्ट करता है तो वह डिसीजन सर्कुलेट नहीं होगा, वह एक्सेप्टेड नहीं होगा, वह नियम नहीं माना जाएगा। इसलिए वीटो पावर का यूज केवल US कर सकता था। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली
नेशनल करेंसी और करेंसी सिस्टम को जोड़ने वाली प्रणाली थी, जिसमें आप के देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से किस प्रकार से लिंक किया जाए, वह कार्य कर रहा था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जिसके अंतर्गत IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए गए थे। इसलिए आप अपनी मुद्रा से डॉलर को और डॉलर से रुपीज़ को किस प्रकार से लिंक करोगे, किस प्रकार से उसका प्राइस वैल्यू किस प्रकार से डिसाइड होगी, वह इसी के अकॉर्डिंग, इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाएगा। The Bretton Woods system was based on fixed exchange rate. In this system, national currencies, for example, the Indian rupees were pegged to the dollar at a fixed exchange rate. मैंने कहा ना कि इंडियन रुपीज़ को किस प्रकार से डॉलर से कंपेयर किया जाएगा, उसकी क्या एक्सचेंज रेट होगी, वह इसी ब्रेटन वुड्स सिस्टम की इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये तैयार किया गया था। ये एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था कि कौन की करेंसी किस आधार पर क्या वैल्यू रखेगी। The dollar itself was anchored to gold at a fixed price of $35 per ounce of gold. डॉलर को गोल्ड के साथ फिक्स्ड प्राइस के आधार पर डिसाइड किया गया। $35 पर औंस ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड की रेट पर औंस एक वेट का मेजरमेंट है, जैसे किलोग्राम होता है वैसे ही औंस एक वेट मेजरमेंट है। $35 के हिसाब से पर औंस गोल्ड की रेट डिसाइड हुई थी इस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि गोल्ड भी उसी प्रकार से प्रेशियस आइटम है जैसे किसी देश की करेंसी है। करेंसी और गोल्ड को दोनों को आपस में एक्सचेंज किया जा सकता था। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, देखिए, most developing countries did not benefit from the fast growth of Western economies in 1950 and 60s. अधिकांश जो विकासशील देश थे उन्होंने 1950 और 60 के दशक में जो डेवलपमेंट हुआ पूरे विश्व में, उसका फ़ायदा इन विकासशील देशों को, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एक नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश निकलता है। आप इसे समझिए, एक समिट होती है, उस समिट में डेवलपिंग कंट्रीज अपना नया एजेंडा बनाते हैं। वे क्या करते हैं, देखिए, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व एज ए ग्रुप। सारे जितनी भी संस्था देश थे जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, प्रोग्रेसिव कंट्रीज थी, वे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, द ग्रुप ऑफ 77, जिसको ग्रुप ऑफ 77 या G77 के नाम से जाना जाता है, जिनकी डिमांड थी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, कि एक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हो जिसमें केवल डेवलपिंग कंट्रीज या प्रोग्रेसिव कंट्री हो। डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में इस ग्रुप को एक तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था। इट वाज ए सिस्टम दैट वुड गिव द रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्स, मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, fairer prices for raw material and better access for their manufactured goods in developed countries market। देखिए, यह एक ऐसी प्रणाली थी जो उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर, किनको, डेवलपिंग कंट्रीज को वास्तविक नियंत्रण प्रदान करती थी, और इसके साथ वे अपना विकास कर सकें, विकास में वे सहायक हो, कच्चे माल जो उनका रॉ मटेरियल था उसका उचित दाम में मिले, उनका उचित मूल्य मिले, तथा विकसित देशों के बाज़ारों में वे अपने माल को अच्छी तरीके से पहुंचा सके। इसके लिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको इसको याद रखना, ये दिस इज़ द पर्पज, ये इसका क्या है, पर्पज यानी ऑब्जेक्टिव। नियो क्यों बनाया गया था, नियो इसलिए बनाया गया था कि विदेश डेवलपिंग कंट्रीज का जो माल है, रॉ मटेरियल है, या जो भी चीज़ें हैं, वो डेवलप कंट्री में आसानी से पहुंच सके और उनका उचित दाम मिल सके, मूल्य मिल सके। अगला है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना। अब देखिए, चाइना भी अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहा है G77 के अगेंस्ट। देखिए, वेजेस वर वेरी लो इन कंट्रीज लाइक चाइना। चाइना में क्या था कि जो वेजेस थी, मजदूरी थी, बहुत कम थी। द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी मेड इट प्रोड्यूसर चीपर। चीन में क्या था कि मजदूरी कम होने के कारण
कम लागत वाली जो चीज़ें बनती थी और अन्य मार्केट की अपेक्षा उनके जो प्रोडक्ट होता था वो चीपर यानी सस्ता होता था। चाइना बिकम ए फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर एमएनसीज टू इन्वेस्ट, इसलिए जितनी भी एमएनसी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, उनका वो फेवरेट डेस्टिनेशन था, क्योंकि वह वहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती थी और प्रोडक्ट चीपर थे यानी सस्ते थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना बैक इनटू द फोल्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। अब जैसे ही चीन ने नई आर्थिक नीति को अडॉप्ट किया, उसी से वहाँ क्या हुआ, वहाँ नई विश्व अर्थव्यवस्था का जन्म होने लगा। In the last 2 decades, the world economic geography has been transformed as a countries such as India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation. देखिए क्या होता है, पिछले 2 दशकों में यानी 21st सेंचुरी जैसे स्टार्ट होती है, इस समय की हम बात कर रहे हैं, आर्थिक जो पूरा विश्व का आर्थिक जो ज्योग्राफी है वो एकदम चेंज हो गई। आज इस समय सबसे ग्रोइंग कंट्रीज के रूप में चाइना, इंडिया और ब्राज़ील सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया इस समय लार्जेस्ट इकोनॉमिकल सुपर पावर के रूप में रेज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, जो इस समय एशिया में चाइना को compete कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है। एमएनसीज मैंने पिछले एक चैप्टर में बताया था आपको, सिविक्स वाले में, फिर भी देख लीजिए, इसको वापस डिस्कस करते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर लार्ज कंपनीज दैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम। एक ही समय पर कई राष्ट्रों में जो कंपनी होती है, एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनीज होती है, वो क्या करती है, ऑपरेट करती है, काम करती है। द फर्स्ट एमएनसी वर एस्टेब्लिश इन 1920, सबसे पहली एमएनसी 1920s में एस्टेब्लिश हुई थी। मैनी मोर केम अप इन 1950-60s एज यूएस बिजनेस एक्सपेंड वर्ल्ड वाइड एंड वेस्टर्न यूरोप एंड जापान आल्सो रिकवर टू बिकम पावरफुल इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक। 1950 और 60s में एक तरीके से फ्लड आ गया एमएनसीज का, लेकिन कई देशों तक अभी भी एमएनसी नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन वेस्टर्न यूरोप और जापान जैसे देशों में, जो पश्चिमी यूरोप है, जापान जैसे देश से औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक तरीके से आगे बढ़ रहे थे, रिकवर्ड हो रहे थे। क्यों? क्योंकि 1945 में जैसे वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, जापान एकदम कोलैप्स हो गया। अब वो क्या कर रहा है कि पावरफुल इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज के अंतर्गत आना चाहता है, इसलिए जापान में टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर दिया गया, इसलिए टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा वरीयता दी गई, प्रायोरिटी दी गई। द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ एमएनसी वाज ए नोटेबल फीचर इन द 1950-60s एज ए यूएस बिजनेस एक्सपेंड वर्ल्ड वाइड। ये वापस आया है, इसको आप क्रॉस कर देना, इस लाइन को क्रॉस कर देना, ये सेकेंड बार रिपीट हुई है। हाई इम्पोर्ट टैरिफ इम्पोज्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट फोर्स एमएनसीज टू लोकेट देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। विभिन्न सरकारों द्वारा उस समय आयात शुल्क लगाए जाते थे, इम्पोर्ट टैरिफ लगाए जाते थे, कि अगर कोई भी एमएनसी अगर सामान को इम्पोर्ट करेगी, अपने देश में मंगाएगी, तो ऐसी स्थिति में उनको टैरिफ देना पड़ेगा, यानी टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी देश में लगाती है और इंपोर्ट करती है प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को, तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा। टैरिफ मीन्स टैक्स। इम्पोर्टेंट टर्म्स देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो इस चैप्टर की से रिलेटेड है। चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है? सबसे पहला है बायोलॉजिकल वारफेयर, यानी जैविक युद्ध। आजकल वो समय गया जो हथियारों से लड़ा जाता था, अब युद्ध बायोलॉजिकल होगा, बायोलॉजिकल वेपन्स से होगा, जिसमें वायरस यूज किए जाएंगे। देखिए, जॉन विंथ्रोप, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द मैसेच्यूसेट्स बे कॉलोनी इन न्यू इंग्लैंड, wrote in May 1634, the smallpox signaled God's blessing for the colonists. The natives were nearer
all dead of smallpox, so as the Lord had cleared our title to what we possess. देखिए क्या लिख रहा है इसमें, देखिए इसमें क्या लिखा है। जॉन विंथ्रोप जो गवर्नर था मैसाचुसेट्स जो शहर था न्यू इंग्लैंड का, उसमें 1634 में उसने एक पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि स्मॉल पॉक्स ईश्वर का वरदान है। उसने क्या करा कि जो द नेटिव्स हैं, जो देश के लोग हैं, उनको स्मॉल पॉक्स ने उनको क्या कर दिया है, मार दिया। इससे क्या हुआ कि सो एज द लॉर्ड हैड क्लियर्ड आउट टाइटल टू वॉट वी पोसेस, कि हमारी जो ज़मीन थी हमें वापस मिल गई। जैसे ही वो मरे तो इन लोगों की ज़मीन, जैसे इंग्लैंड की जो कॉलोनी थी, वो उनको वापस प्राप्त हो गई, क्योंकि लोग मरने से वो देश ही खाली हो गया। तो उनको लगा जॉन विंथ्रोप को कि जैसे ईश्वर ने उनको वापस उनकी ज़मीन वापस से लौटा दी है। तो इस बारे में कहा, तो इसलिए आपको ये याद रखना कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में किसने बोला था, जॉन विंथ्रोप ने। क्या बोला था कि इट इज़ द सिग्नल्ड गॉड ब्लेसिंग फॉर कॉलोनिस्ट्स, इतना याद रखना है। डिसेंटर क्या होता है देखिए, वन हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एस्टेब्लिश बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। तो डिसेंटर कौन है, वे असंतुष्ट है जो एक्सेप्ट नहीं करते बिलीफ्स, विश्वासों को और प्रथाओं को जो एक्सेप्ट नहीं करते उनको असंतुष्ट कहा जाता है। जो स्थापित, जो एस्टेब्लिश प्रथाएं हैं, कस्टम्स हैं, उनको नहीं मानते, उनको असंतुष्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वे उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इंडेंजर्ड लेबर यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो गिरमिटिया हिंदुस्तान में जिनको गिरमिटिया के नाम से जाना जाता है। ए बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू ए न्यू कंट्री और होम। देखिए, एक बंधुआ मजदूर जो एक नियोक्ता के लिए विशिष्ट समय के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अनुबंध के आधार पर काम करता है, ताकि वह अपने घर पर वापस एक समय अवधि के बाद में वापस लौट सके और पैसा भेज सके। उसको अपन ने क्या कहा है, इंडेंजर्ड लेबर। अगला है टैरिफ। टैरिफ को टैक्स के रूप में कहा जा सकता है। टैक्स इम्पोज्ड ऑन ए कंट्रीज इम्पोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब पूरे विश्व के द्वारा दुनिया के बाकी हिस्सों से किसी देश पर आयात पर कर लगाया जाता है, इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है, उसको टैरिफ के नाम से जाना जाता है। टैरिफ आर लेविड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, और ये कब लगता है, जब कोई सामान किसी देश से अपने देश में आता है तो जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर उसका टैरिफ लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। इसलिए एट द बॉर्डर और द एयरपोर्ट, बॉर्डर पर, सीमा पर, चाहे वह स्थल सीमा से आ रहा हो तो, या एयरपोर्ट या बाई एयर आ रहा हो, तो टैरिफ इम्पोज किया जाता है। अगला है एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर। एक एक्सचेंज कब होता है, जैसे रुपए से डॉलर, डॉलर से रुपए में जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो उसको एक्सचेंज रेट्स कहते हैं। जैसे $1 में 75 रुपीज़ होता है, तो ये एक्सचेंज रेट है। दे लिंक नेशनल करेंसी फॉर पर्पज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी नेशनल करेंसी को क्या करती है, या फॉरेन ट्रेड के लिए क्या करती है, जोड़ती है। देयर आर ब्रॉडली टू काइंड्स ऑफ एक्सचेंज रेट, दो तरीके की एक्सचेंज रेट होती है। एक फिक्स एक्सचेंज रेट जिसमें एक फिक्स पैसा मिलता है, एंड एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जिसमें अस्थायी होता है, यानी कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, देखिए, व्हेन एक्सचेंज रेट आर फिक्स्ड एंड गवर्नमेंट इंटरवेन टू प्रिवेंट मूवमेंट इन देम। फिक्स्ड यानी स्थिर विनिमय दरें क्या होती है, जब विनिमय दरें निश्चित होती है तो सरकारें क्या करती है, उसमें जो मूवमेंट होती है उसको रोकने के लिए इंटरफेयर कर सकती है, ताकि वो एक फिक्स प्राइस डिसाइड हो जाए। फ्लेक्सिबल कौन सी होती है, दीज रेट्स फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन प्रिंसिपल विदाउट इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट। देखिए, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये इसमें क्या होता है कि जैसे डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है, इकोनॉमी का नियम है डिमांड एंड सप्लाई, जैसे सप्लाई और डिमांड पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही जो करेंसी है उसकी रेट फ्लक्चुएट होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, जैसे शेयर मार्केट होता है। उसी प्रकार से ये इसकी रेट, करेंसी की रेट अप एंड डाउन होती रहती है। नोट में देखिए क्या है, क्रॉसिंग द विल्ज रिवर वाज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द गोल्ड फील्ड ऑफ ट्रांसवाल। देखिए,
विल्ग नदी जो अफ्रीका में है, वहाँ क्या होता था, उसके पास एक ट्रांसवाल के पास एक सोने की खान थी। वहाँ से विल्ग नदी के थ्रू क्या होता था, सोने का ट्रांसपोर्टेशन होता था। By the 1890s, South Africa contribute over 20% of the world gold production. साउथ अफ्रीका 1890s में विश्व का 20% गोल्ड प्रोडक्शन करता था, जिसमें विल्ग नदी के किनारे पर वो एक खान थी साउथ अफ्रीका में, जहाँ से ट्रांसवाल नाम का जो गोल्ड फील्ड था, वहाँ से गोल्ड का क्या होता था, प्रोडक्शन होता था। तो आज के चैप्टर में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, और ये आज का लास्ट पार्ट था। थैंक यू वेरी मच।